तो उसमें जो पोस्ट इलेक्शन प्रोसेस मैंने मेंशन करवाया है उसमें लिखा है कि अलॉन्ग विद द बिल्डर विल इंगेज इन फर्दर डिस्कशन टू एड्रेस ऑनगोइंग एंड फ्यूचर मैटर्स कंसर्निंग द सोसाइटी। मैंने बोला कि इसको चेंज करो। अब दूसरा जो एक्चुअल जो लेटर आपके पास आया है सोसाइटी के ग्रुप में, वो लेटर आपका ये देखिए, ये और सब ये तो वाला है जिसमें डाला था, और ये वाला है जो सोसाइटी के ग्रुप में आया था। पोस्ट इलेक्शन ये आपके ग्रुप में आया था, इसमें देखिए लिखा हुआ है विद उसको मैंने बोला था स्पेसिफिकली लिखो यहाँ पे, बिकॉज में जो सोसाइटी फॉर्म हो रहा है उसका एक ही काम है, वो है हैंड ओवर करना। हैंड ओवर सोसाइटी फॉर्मेशन से नहीं होगा तुम्हारा, हैंड ओवर वो लोग करेंगे जो इसको चला के आएंगे। जो सोसाइटी के ग्रुप में आया था उसने तब देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड कोऑर्डिनेट विद द बिल्डर ऑन सोसाइटी मैटर्स अलोंग विद हैंड ओवर फॉर कंटिन्यूअस प्रोग्रेस एंड फ्यूचर। ये आपके लिए बैकग्राउंड समझना चाहिए, क्योंकि जो भी काम किया गया है यहाँ पे वो हैंड ओवर को लिंक करके किया गया है। पहले डिस्कशन किया था हैंड ओवर जब तक नहीं होगा तब तक हम आपको पैसा नहीं बढ़ाएंगे। फिर उसको बोला गया था हैंड ओवर जब तक नहीं होगा तब तक आपके सरप्लस डेफिसिट हमको कोई लेना देना नहीं है। आपको हम ग्रुप बना रहे हैं, उसका प्राइमरी पर्पस है हैंड ओवर, उसका सोसाइटी के हैंड ओवर से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग डिसाइड करेंगे कि हैंड ओवर कैसे होगा। ये सब स्टेटमेंट रहा जो हम लोगों ने उसको बोल दिया है। अब यह आपका मैनेजिंग कमेटी रहा जो आपके पास अब 2025 में इसके प्रोसेस के बाद मिला। 2025 में जो सबसे पहला जो लेटर मैनेजिंग कमेटी ने इशू करा था, अब ध्यान से उसको देखिएगा, मैनेजिंग कमेटी भी देखिए, बिकॉज हम अपना कुछ काम पिछली बार नहीं देखते हैं तो शायद हमारे दिमाग से निकल जाता है। हम लोगों ने जब लास्ट मीटिंग किया था ना उसके साथ, बिल्डर के साथ, जो मैं गया था उसके पास और जो प्रिपरेशन था वो आप देखिएगा यहाँ पे, जो फाइनल इंगेजमेंट में मैंने दिखाया आपको, लास्ट इंगेजमेंट में उसने में हमको इस यही करके हाउस कीपिंग बंद कर दिया था कि आपका मेंटेनेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर मैं दीपक ठाकुर के साथ बैठा और उसको मैंने दिखा दिया, आप ध्यान से देखिएगा इसको, बिल्डर का एटीट्यूड आपको मैंने पहले भी दिखाया कि वो 10 लाख का पहले भी खर्चे दिखाता था, उसका अकाउंट पहले भी प्रॉपर नहीं था। जब मैं दीपक ठाकुर जी के साथ बैठा तो यहाँ पे देखिए नेट डेफिसिट आपको लिखा हुआ दिख रहा है, नेट डेफिसिट नहीं, वो सरप्लस है। बिल्डर को ने अपने अकाउंटेंट को बोल दिया है उसको सरप्लस दिखाना ही नहीं है कभी, वो सरप्लस भी होता है फिर भी बिल्डर नेट अकाउंटेंट नेट डेफिसिट ही लिखता है। और जब मैं जाता हूँ बिल्डर के पास तो दिस इज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन भी चाहिए। उसने मेरे से बोला कि आपका डेफिसिट में चल रहा है। मैं 3 डॉक्यूमेंट को 3 महीने का लेकर गया उसके पास, उसके मुंह पे दिखा दिया कि तुम्हारा सरप्लस है, देखो यहाँ पे, या देख लीजिए। इसके बाद दूसरे महीने में भी मैंने उसको नेट डेफिसिट को सरप्लस दिखा दिया, वहां पे सरप्लस लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। आज उसको मैंने उस तक ये दिखाया था, नाम है प्लीज स्पेयर मी, इसके लिए किसी का, मैंने उसको ये दिखाया कि ये जो डेफिसिट है ना, ये डेफिसिट मेंटेनेंस नहीं कम होने के कारण नहीं है, ये डेफिसिट इसलिए है कि लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, और लोग पैसा नहीं दे रहे हैं इसकी पूरी जिम्मेदारी आप पे है, इसका जिम्मेदारी उन लोगों पे नहीं है जो टाइम पे पैसा दे रहे हैं। और मैंने जब उस अमाउंट को ऐड कर दिया तो उसका सरप्लस में चला गया, वो आपको बिल्डर कभी नहीं बताएगा। एक एक का नाम मैंने लिखकर दीपक ठाकुर के साथ बैठ कर दिया था कि उसका पैसा आ रहा है। उन्होंने बोला, देखिए ध्यान से, जिसको आपको वो बोल रहा है कि नहीं आ रहा है, दीपक ठाकुर के साथ बैठे से वो बोलते हैं कि सर उसका आ रहा है, 5 महीने की जगह 3 महीने का है, ऐसा डाटा देता है आपको बिल्डर। अब ये देखिए जो लास्ट लेटर जो हम लोग लेके आए थे, ये आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, जो वहां से म्यूनिसिपल मीटिंग था। अब इसमें आप कौन समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंशन भी होगा सोसाइटी में। महावीर टावर जो हम लोग 4 जन थे, मैं था, तपेंदु दा थे, गोविंद जी थे और दिलीप जी थे। पहला कौन, द समृद्धि, उसने पहले मान लिया था कि हम आपका हाउस कीपिंग रिज्यूम कर रहे हैं बिना किसी मेंटेनेंस इंक्रीज के, क्योंकि मैंने उसको दिखा दिया कि आपका अकाउंट सरप्लस में है, और जो पैसा का प्रॉब्लम आप दिखा रहे हैं हमको, वो मेंटेनेंस नहीं वसूलने के कारण है आपका, जो आपकी कमी है। तो समृद्धि का मतलब
ये जो आप देख रहे हो ना कि समृद्धि पार्क विल टेक ओवर ऑल द फाइनेंशियल अकाउंट्स फ्रॉम द लिका हैंडल बाय द आकाश स्टार्टिंग टुडे। इसका प्रोसेस बहुत सारे लोगों ने उस वक्त के ग्रुप में लिखना शुरू कर दिया कि आप अकाउंट को हैंडओवर कैसे ले रहे हैं, हैंडओवर क्यों ले रहे हैं। आपको इतना प्रेजेंटेशन के बाद आइडिया हो गया था कि कभी भी अकाउंटिंग में ये क्लैरिटी आया ही नहीं कि खर्च कितना होता है और इनकम कितना होता है। हमारा सिर्फ इतना ही पर्पस था कि 10,000 रुपये का एक अकाउंटेंट रखिए आप, जो अकाउंटेंट वो बिल्डर ने 10 बार बोला है कि आकाश साहब मेरा रिलेटिव है, उसके पास समय नहीं होता है, संडे में वो 1 घंटे को बैठता है, वो नेट सरप्लस को भी डेफिसिट दिखाता है, वो सारा खर्चा कैश में दिखाता है। वो हम लोगों ने 10,000 का एक अकाउंटेंट रखिए, बट उसके लिए भी सहमति नहीं बन पाई, हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। और उसके साथ साथ हमको ये नहीं मालूम था कि मेरा नीलेश क्या काम कर रहा है, एक ही पानी का 3 आदमी काम कर रहा था। हम लोगों ने सब लिखवा के लाया था कि हमको जिसको मर्जी रखना होगा रखेंगे, जिसको मर्जी को निकालना होगा निकालेंगे। ये सब करवा के लाए थे हम लोग। ये जो लास्ट मीटिंग है जो हमारे साथ उसका हुआ था, ठीक है। और इसके बाद आपके पास आया मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी ने सबसे पहला जो ऑर्डर इशू करा था वो ऑर्डर था रिवर्सल ऑफ अनऑथराइज्ड डिसीजन टेकन बाय आईसी लेटर बायलॉज एमओएमएस 10/41। मैं इस पे नहीं जाना चाहता बायलॉज के 10 में, क्योंकि मेरा पॉइंट प्रूफ करना गलत है ही नहीं, ऑपरेट करना है। बायलॉज के 10वें पेज पे ये लिखा हुआ है कि इंटरिम कमेटी कैन हैव द सेम पावर एज द मैनेजिंग कमेटी। लीगल पावर उसके बाद अगर वो अज्यूम कर लेता है तो, बट ये कभी इंटेंशन ही नहीं था मेरा कि मैं कोई पावर अज्यूम कर लूँ, इसको आगे करूँ कैसे सोसाइटी को, वो प्राइमरी पर्पस था। तो लेकिन फिर भी मैंने उस दिन आप लोगों का मैनेजिंग कमेटी को ये माइंडसेट समझना चाहिए। जिस दिन वो लेटर इशू हुआ था ना, हमको एक एक चीज समझता है कि क्या लिखा हुआ है उसमें। आप लोगों ने ये जो लेटर में लिखा है, नहीं दिखाऊंगा बिकॉज दिखाऊंगा उसके बाद, डू नॉट टेक इट एज अ कंटेंशन। उसमें लिखा हुआ था दैट दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू टेक द डिसीजन। हमने बोला कि जिसने भी लिखा है उनको शायद बायलॉज पढ़ा नहीं उन्होंने, या फिर उनको ये लिखना नहीं चाहिए था। एक कमेटी जब दूसरे को छोड़ के जाती है तो उसके साथ आपको कॉपरेट करना है, राधा दिन को उसको आपको बैड लाइट में दिखाना है कि उसने क्या लिया नहीं लिया। बिकॉज हमारे से कभी डिस्कशन हुआ नहीं इनका कि आपने ये किन सर्कमस्टांसेस में डिसीजन लिया था। जो सर्कमस्टांसेस मैंने अभी आपको समझाया हूँ, ये डिस्कशन हमारा मैनेजिंग कमेटी के साथ कभी हुआ ही नहीं है। और इसके बाद उन लोगों ने जो पहला जो डिसीजन लिया, दिस वॉज द रिवर्सल ऑफ द बायलॉज, सॉरी रिवर्सल ऑफ दिस लास्ट वन। अब इसके बाद आता है मैनेजिंग कमेटी। अब यहाँ पे आप समझिए, पहला जो स्टांस था मैनेजिंग कमेटी का बिल्डर के सामने वो यही था कि द सेट डिसीजन वाज अनऑथराइज्ड एंड वैलिड। कौन सा? अकाउंट्स लेने का, ठीक है, बिकॉज आप डिसीजन ले सकते हो, मैंने कुछ नहीं बोला, बिकॉज आप एक फॉर्म कमेटी हो, ठीक है ना। आपने बिल्डर को उस दिन ही लिखा है कि ये डिसीजन गलत था, इज अ प्रोविजनल बॉडी वो डिसीजन नहीं ले सकती है। एब्सेंस ऑफ, आपने खुद बिल्डर को लिखा है कि एक्सेस जब कॉर्पस फंड नहीं आया है तो अकाउंट हैंडओवर कैसे हो सकता है। करेक्ट बोल रहा हूं मैं कि आज कॉर्पस फंड पूरा आ गया है हमारे पास, नहीं आया है। नो हैंडओवर ऑफ द कॉर्पस फंड और मेंटेनेंस रिजर्व फॉर इनकम समृद्धि पार्क सोसाइटी हैड टेकन प्लेस, ठीक है ना। प्रोसीजर विदाउट फिजिकली रिस्पांसिबल प्लेस सोसाइटी पोजीशन ऑफ द रिस्क नॉन कंप्लायंस विद रिक्वायर्ड लीगल प्रोसीजर, ठीक है। अप्रूवल फ्रॉम द फॉर्मल बेस्ड मैनेजिंग कमेटी, इसलिए मैंने रजिस्टर मंगवाया था। आप दूसरे को तो बोल रहे हैं, बट क्या आपने ये डिसीजन सबसे मिलकर लिया है? छोड़ दीजिए, उसमें क्या में कंटेंशन होगा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। आप प्रॉपर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे लेबर लॉज भी लिखा हुआ है जो इन लोगों ने लिख कर दिया था। क्या आज आप देखिए यहाँ पे, तो इन लोगों ने ये लिखा था, स्टांस गलत नहीं है, वो सही स्टांस है, यू नीड टू रिस्पेक्ट समबडीज स्टांस। उनका स्टांस था, वी रिमेन कमिटेड टू स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजिशन ओपन formal transfer of the entire corpus fund to the society during the bank account, legal and procedural compliance, resolution passed by the managing committee। ये उनका ही स्टांस था कि जब तक कॉर्पस फंड का पूरा पैसा नहीं आ जाए तब तक आप अकाउंट हैंडओवर नहीं कर सकते हो। ये उन लोगों ने लिख के दे दिया है बिल्डर को ऑलरेडी, तो इनके पास भी रिकॉर्ड है, हमारे एज सोसाइटी हमारे पास रिकॉर्ड है, क्यों बोलना चाहिए, वो भी हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। तो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है कि जब तक आप कॉर्पस फंड नहीं दोगे, सारे हमारे एम्प्लॉइज हमारे पास नहीं आएंगे। इस पे इनपे जितने भी मेंबर्स हैं वो सबका है। यहाँ पे लेबर लॉज भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ की कि हम ऐसे कैसे आपके लोगों का ले लें, बिकॉज वो लोग तो बिल्डर ने रखे हैं गार्ड वगैरह ने। तो क्या आज गार्ड वगैरह सारा सिक्योरिटी हमारे पास है? नहीं है। जब ये आज भी नहीं है, अकाउंट्स हैंडओवर आपने ही मना किया है, तो फिर आज हैंडओवर तो हुआ नहीं, इसका मतलब इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि देयर इज नो हैंडओवर राइट नाउ। यहाँ तक मैं सही हूँ? अब आप समझिएगा इस बात को। अब इसके बाद जो हमारी कमेटी है उसने बिल्डर को जो रिक्वायरमेंट मैंने बिल्डर को रखा था, या फिर जो स्टांस मैंने बिल्डर के सामने रखा था, मेरे पानी
मैंने भूल गया दीजिए थोड़ा सा। जो स्टांस मैंने बिल्डर के सामने रखा था कि जब तक ये सारा पॉइंट्स नहीं करोगे हैंडओवर नहीं होगा, तब वही स्टांस हमारे मैनेजिंग कमेटी ने भी रखा है उनके सामने। ये सारा उन लोगों ने लिखा है कि जब तक ये तुम नहीं करोगे बिल्डर को, ये लोग मेल भेजा हुआ है बकायदे, तब तक हैंडओवर सोसाइटी का नहीं होगा। आप उनको आज बताइए क्या ये कंस्ट्रक्शन के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, इसमें से कॉर्पस अमाउंट आ गया है क्या, इसमें से आपका सिविल रिपेयरिंग प्लान हो चुका है क्या। ये मेरे से डिस्कशन हुआ था कि डीजी के लास्ट कोने में जो टूटा हुआ है ना, हम उससे पूछे थे कि इसको कब बनाओगे जी, बोला कि सर इसको भाड़ा बांधना पड़ेगा, उसलिए हम उसको लास्ट में बनाएंगे। जब वो नहीं हुआ है, जब ये हमारा इसका ये जो अवस्था है, जब ये नहीं बना है आज, तो जब हुआ नहीं है तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट, जब आपका मेंटेनेंस ड्यू सारा आ गया है क्या, अंडरटेकिंग फॉर रिपेयर्स आ गया है क्या, आपके पास जनरेटर रिप्लेस हो गया है क्या, जब ये सारा चीज आपका नहीं हुआ है, देन द मैनेजमेंट कमिटी आल्सो अग्रीज अपने ही वर्सन से, पता नहीं मुझे वो क्यों आज इसको काट रहे हैं इस बात को, ठीक है, वो ट्रैक में जा रहे हैं। उन्होंने खुद बिल्डर को ये लिखा हुआ है कि जब तक ये काम नहीं करोगे तब तक हैंडओवर नहीं होगा। आपके आईसी कमेटी ने उसको बोला हुआ है कि जब तक हैंडओवर नहीं दोगे तब तक पैसा नहीं बढ़ाएंगे। उसने लिखा हुआ है कि जब तक काफी होगा तब तक नहीं बोलेंगे। उसने आपको बोला हुआ है कि पैसा बढ़ाओ, फिर से आईसी कमेटी को, आईसी कमेटी ने अपना स्टैंड लिया हुआ है कि आपके डेफिसिट सरप्लस से मुझे कोई लेना देना नहीं है कि आपका क्या होता है। उसी स्टांस पे बिल्डर ने पावर रिज्यूम किया था हमारा सबका। तो आज आपका स्टांस क्यों चेंज हो रहा है, समझिए इस बात को, यहाँ पर एक बात को समझिए इस बात को। और ये है जो फाइनल प्रेजेंटेशन, और इसके बाद में आगे आऊंगा आपके साथ कंप्लीट रिक्वायरमेंट बिफोर हैंडओवर, रिपेयर्स ऑफ एक्सटेंशन, ये सारा कुछ जितना भी है वो अभी भी बाकी है। ये जो पॉइंट है ना थोड़ा सा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मुझे विवश होकर आज इतना बोलना पड़ा, ये मुझे बोलने की जरूरत इतनी पड़ती नहीं थी, और मैं ओपन फोरम में इसको नहीं रखना, बट ठीक है, एनीवे दिस वाज अ डिस्कनेक्ट विद आईसी एंड इट्स आर्गुमेंट्स, पीडीएफ एंड स्क्रीनशॉट। देखिए एक दिन जब ये लोग मीटिंग करके आए, 2 दिन जो भी करा होगा लोगों ने बिल्डर के साथ मीटिंग, तो शैलेश जी मेरे से नीचे मिले, उन्होंने मेरे को बोला कि आप लोगों ने जो रायता फैलाया है उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो मैंने बोला क्या हो गया, बिल्डर बोल रहा है कि 10 लाख रुपया काटेंगे, किस चीज का, तो बोलता है कि आईसी के साथ ये डिस्कशन हुआ है कि 10 लाख रुपया जो डेफिसिट था, समझिएगा उसका डिस्कशन, 10 लाख रुपए का डिस्कशन आपसे काटेंगे। तो आप लोगों ने अग्री किया, हमने कौन अग्री किया है। उसके बाद आप समझिए मैंने अपने टीम को, अपने एमसी कमेटी को मैंने अपने फॉर्मल भेजा लिख के, कोई ऑफिशियल नहीं, शैलेश जी का नाम लेके कि शैलेश जी आई कैन 18 लाख का अमाउंट है कि बिल्डर बोला है आप लोगों से कि 18 लाख काटेगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। जिस दिन बिल्डर ये बात बोलता है, मैं आज ये सारा नेगोशिएशन मैंने किया है बिल्डर के साथ, मेरे साथ 5 लोग थे, वो पता नहीं क्यों उसको स्टैंड नहीं कर पाते हैं। उसके लिए मैंने उनको लिख के दिया है शैलेश जी को, और सारी टीम को उन्होंने भेजा था अपने जो मैनेजिंग कमेटी है। जिस दिन बिल्डर आपको ये बात बोलता है, आप मीटिंग में बुलाइए, आई विल कम एंड स्टैंड बाय माय स्टैंड। जो मैंने डिस्कशन करा है आज तक, मैं उस पर खड़ा हो जाऊंगा कि कोई पैसा नहीं कटा है। उसके बाद मैंने उनको ये लिख के दिया था, देखिएगा आर्गुमेंट 1 दैट, क्योंकि ये आर्गुमेंट मैंने उसको उस दिन दिया था जिस दिन उसने मेरे को बुलाया था कि आपका डेफिसिट चल रहा है, नहीं बढ़ाएंगे आपका मैन पावर। मैंने आर्गुमेंट 1 दैट वी विल नॉट इंस्पेक्ट योर अकाउंट्स, मैंने उसका अकाउंट देखने से मना कर दिया था। मैं तुम्हारा अकाउंट देखने क्यों जाऊं, बिल्डर, बिकॉज वी डू नॉट हैव डिस्क्रिशनरी पावर, हमारे पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर कभी उसने दिया ही नहीं। 10,000 रुपया आपने खर्च कर लिया है और लास्ट में मेरे को दिखा रहे कितना खर्च हो गया, तो हम रोकेंगे कैसे जब मेरे पास उसको रोकने का ही तरीका नहीं है, पावर नहीं है, तो आपका अकाउंट देखकर हम करेंगे क्या। आप 7 लाख दिखाओ, 10 लाख दिखाओ, 12 लाख दिखाओ, इज नॉट ऑफ माय बिजनेस। आर्गुमेंट नंबर 1 2 we have nothing to do with your deficit or even surplus since you are running the society for your benefit. Argument number 3, any maintenance amount deficit is on account of non-collection of the maintenance for which you as a builder is primarily responsible. ये 3 आर्गुमेंट मैंने बिल्डर को दिए थे, कंटिन्यूअस उसी स्टांस पे बना रहा हूँ, और यही आर्गुमेंट मैंने अपने एमसी कमेटी को भेजे थे। और ये जून का है उनका, जब का ये 7 जून का मैंने इनको भेजा था, जीपीएम 22 जून को हुआ था हमारा, ये सबको उनके पास इंफॉर्मेशन 7 जून से है। और उसके बाद हमको लोगों ने बोला भी था कि दीपक जी, और उसके बाद में आपको और दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको इससे इंटेंशन समझ में आएगा। मैं इसका है, इसका अजीत जी का है, तो नहीं है, उनका परमिशन से ये कर रहा हूँ, आप समझिएगा इस बात को। मैंने एमसी कमेटी को फॉर्मली रिक्वेस्ट किया इस लेटर से कि आप लोग हमको बुलाइए, जो इंटरिम कमेटी है। आपको अगर पता ही नहीं होगा कि आपको बिल्डर से क्या मेरा डिस्कशन हुआ है, तो आपको तो मिसलीड ही करेगा वो। आप देखिए कि अजीत रंजन जी को, सारे लोगों को जो टीम में नहीं थे, सूरज जी हैं, आशीष जी हैं, सबको मैंने मैसेज भेजा था
हैव रिक्वेस्टेड द करंट एमसी। आप देखिए कितने का होगा ये, कम से कम 9 जून का ये मेरा मैसेज है उनको। हैव रिक्वेस्टेड द करंट एमसी कमिटी टू पुट अप अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द आईसी कमिटी so that we can give them a proper handover with all our communications and discussions we had with the builder so that they can take the negotiation process ahead with full information। मैंने ऑफर किया कि हम आपको सारा इंफॉर्मेशन, मेल का एक्सेस सब दे देते हैं ताकि आप बिल्डर से बढ़िया तरीके से निगोशिएट कर पाओ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी ओनली। बट मेरे पास ऐसा कोई रिक्वेस्ट आया नहीं, ये मीटिंग कभी हो नहीं पाई। उसके लिए इतना बड़ा डिस्कनेक्ट आज भी है कि जो हमारे आर्गुमेंट्स थे वो पुटअप सामने नहीं है, और हम कहाँ पे खड़े वो हम आपको दिखाते हैं। GBM 22nd मेमो एंड पॉइंट 1 एंड बायलॉज, ठीक है ना, ठीक है, वो सबसे पहला पॉइंट ही उसको छोड़ दीजिए। अभी मैं ये तो प्रॉब्लम बता दिया मैंने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है ना। अभी मैं आई नेवर स्टैंड फॉर डिस्ट्रक्टिव वर्क कि आपने बोल दिया कि ये सारा प्रॉब्लम है, उसके बाद क्या। प्रॉब्लम बताना बहुत आसान है, सोल्यूशन क्या है उसका, ठीक है ना। आज वो लोग करेंगे क्या, उनके पास डेफिसिट चल रहा है, उनको क्या करना चाहिए। आइडियल करंट स्टेप सजेशंस, किसी को बंदे को ये माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आप सेशन दे रहे हैं तो लेना देना उनका है। आप ये नहीं विश्वास कर सकते कि वो लेंगे ही लेंगे। मैंने इतना सर्कमस्टेंस इसलिए बताया सो दैट एवरीबॉडी इज अवेयर कि हम कौन सी सिचुएशन में खड़े हैं। उनको सबसे पहले दे शुड शूट अ मेल फॉर्मल लेटर टू द बिल्डर मेंशनिंग कम्युनिकेशन विद द आईसी कमिटी, रिक्वायरमेंट फॉर हैंडओवर बाय एमसी कमिटी। हम लोगों ने भी उसको लिख के दिया हुआ है कि हैंडओवर तक पैसा नहीं बढ़ाएंगे, और उन लोगों ने भी लिख के दिया हुआ है। सबसे पहले मेरे हिसाब से इनको एक फॉर्मल लेटर इशू करना चाहिए साइन बाय ऑल 18 पीपल कि हम वी हैड अ जीबीएम ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, हम लोग इसको अग्री नहीं करते हैं। आईसी कमेटी का आप उसमें वो वाला अटैच करिए जो हमारा मेल है, उसमें अटैच करिए, और अपना जो आपने भेजा उसको अटैच करिए और उसको दीजिए फॉर्मल कि हम आपका मेंटेनेंस नहीं बढ़ाएंगे। ऑप्शन विद द बिल्डर, अगर आप उसको ऐसा बोलते हैं, बिल्डर के पास क्या ऑप्शन रहता है, टू रन अवे और टू एक्सेप्ट। चाहे तो बिल्डर भाग जाए छोड़ के सोसाइटी को, आपको ना एक्सेप्ट करे, चाहे तो एक्सेप्ट कर ले आपकी चीजों को। आप इस बात को समझिए, व्हेन यू गेट इनटू नेगोशिएशन देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले का वो किस पोजीशन में है, एक्चुअली वो क्या नेगोशिएट करेगा और क्या नहीं करेगा। बिल्डर हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन वाटर प्रूफिंग एंड डैमेजेस हैज 15 करोड़ असेट्स इन द सोसाइटी। उसने ऑलरेडी 50, 60, 70 लाख रुपए यहाँ पे लगा चुके हैं आपके हैंडओवर के लिए, खाली कि हमको ढंग से हैंडओवर कर दो, मेरा नाम खराब ना हो। 30 करोड़ कम से कम 15, 20 लिखा है मैंने, 20 से 25 करोड़ का असेट उसके पास है। उसने आपको मना कर दिया कि नहीं देता मैं आपको पैसे, नहीं चलाता मैं सोसाइटी। ऑप्शन विच यू हैव इज टुमारो। मुझे 2 महीने से मुझे आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि अभी तक क्यों रुके हैं आप लोग। वो सिंगापुर में रहे कि मलेशिया में रहे, उसका जैसे ही आप जिस दिन बंद कर देंगे उस बंदे के एक्सेस कि सर वी हैव सीवियर ग्रीवेंसेस विद अस, जहां कि वी आर नॉट एबल टू रन द सोसाइटी, इस कंडीशन में हम आपका सेल्स अलाउ नहीं कर सकते हैं। वो दौड़ के आपके पास आएगा, सिंगापुर से दौड़ के आपके पास आएगा, ठीक है। तो ईदर ही कंप्लाइज और रन अवे, पुट अ स्टॉपेज ऑन फ्लैट सेल्स एक्टिविटीज बाय अ फॉर्मल लीगल लेटर ऑन अकाउंट ऑफ रेसिडेंस ग्रीवेंसेस ऑफ हैंडओवर। आप उसको लिख के दीजिए, इतने सारे हैंडओवर हमारे पास है, आपके पास क्या तरीका नहीं है। आनंद का घर उसके नीचे है जहां उसका ऑफिस है, इतना बड़ा होर्डिंग बनाइए, उसको लिखिए यहाँ के बिल्डर के कार्य से सारा म्यूटेशन पेंडिंग है, दिस दैट सब पेंडिंग है। जो घुमा उसको बैठने का जगह नहीं दीजिए। अभी मेरे से बोला अमित जी ने कि वो बैठता है, लाइट यूज करता है, ये आपके पास ये तो पावर है ना, झगड़ा नहीं करना है, फॉर्मली यू कैन डू दैट। उसका 3 दिन सेल्स बंद कीजिए, वो सारा से कंप्लाई कीजिए, वे है। बट क्या ये फाइनल सोल्यूशन है? क्या हम ऐसी सोसाइटी चला लेंगे? नहीं चला लेंगे। एक दिन तो आपको मेंटेनेंस बढ़ाना पड़ेगा, दैट्स द रियलिटी। ये 1700 रुपए का 1800 रुपए का सोसाइटी नहीं है, ये सोसाइटी 2500 रुपए और 2600 रुपए का ही सोसाइटी है जो उन लोगों ने प्रपोज किया है। उस प्रपोजल में कुछ गलत नहीं है, बट जैसे ही मैंने एंटर करा था आई टोल्ड देम कि सर द डिफरेंस इज द वे यू प्रेजेंट इट। आप अगर जैसा नमिनी जी ने कंटिन्यूअसली बोला इन लोगों को, आप दिखाओगे नहीं, आप समझाओगे नहीं, सर ने बोला आप ऑप्शन नहीं रखोगे कि आप क्या क्या लेकर आए हो, तब तक लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 1 to update and acceptance of the bylaw। अभी आप इसको 3 से 4 महीना आपसे बिल्डर से आप इसका लेटर पे ले सकते हैं। उस लेटर में आप उसको होप भी देंगे कि सर 3-4 महीनों में आप ये काम करवाइए, आपका सारा काम बाकी है, 4 महीनों में आपसे जैसे ही आपका काम खत्म होगा हम अपना हैंडओवर ले लेंगे। और उस 3-4 महीनों में आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू अपडेट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द बायलॉज।